हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर ली थी, दैट इज पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। कई बुक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी लिखा होगा, कई बुक्स में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी लिखा होता है, तो बोथ आर सेम। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बेसिकली क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है ये खाली हमारी ही कंट्री में देखने को मिलता है, जो ये क्योंकि ये बहुत ही और इंडिया में ही देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। मतलब ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ये बिजनेस का। कि मतलब जो हमारे दादाजी करते थे बिजनेस, फिर वो हमारे पापा पे ट्रांसफर हो गया, मतलब दादाजी चले गए तो पापा ने देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहते हैं जनरेशन वाइज ये बिजनेस चलता है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज ओनली सीन इन इंडिया। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। A Hindu undivided family business is a form of business organization that is governed by the Hindu law and is carried on by members of the family. इसको कौन govern करता है? It is governed by the Hindu law. इसकी registration बेटा नहीं होती है, इसको खाली govern करता है। कौन govern करता है? वो हिंदू लॉ govern करता है। और इसको चलाता कौन है बिजनेस को? जो एक फैमिली बिजनेस कहते हैं जिसको हमें, फैमिली के मेंबर्स ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं या वही चलाते हैं। द मेंबरशिप ऑफ HUF इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी मेंबरशिप कैसे होती है बेटा? जैसे ही घर में कोई न्यू मेंबर आता है, मतलब न्यू मेंबर आता मतलब गेस्ट नहीं आता है, न्यू मेंबर की बर्थ होती है, तो तभी से मान लिया जाता है कि ये अब इस बिजनेस का हिस्सेदार है। It consists of Karta, who is head of the family and manages the business, and co-partners who are the family members having the right in the family property. इस बिजनेस में कौन होता है सबसे हेड? हेड बोलते हैं इस यहाँ पे जो बिजनेस को पूरा मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता बोलते हैं। और कर्ता जो है वो हेड ऑफ द फैमिली ही कर्ता कहलाता है। मतलब जो इस बिजनेस को चलाएगा, जो डिसीजन मेकिंग करेगा, जो सारे सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, जो सब डिसाइड करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, तो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो कौन करेगा? हेड ऑफ द फैमिली, एंड दैट इज कर्ता ऑफ द फैमिली। उसे हम कर्ता बोलते हैं। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं, बाकी मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स, नॉट पार्टनर्स, इट इज को पार्टनर्स। Co-partners who are the family members having the right in the family property. इनकी क्या होती है? एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो हम कहते हैं ना पुश्तैनी प्रॉपर्टीज हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जाती हैं। इनके पास क्या होती है? एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि फैमिली मेंबर्स को मिल जाती है। फैमिली मेंबर्स की उन प्रॉपर्टी पे भी राइट है। The Karta has full control and decision making authority while the business is run for the benefits of the members of the family. ये बिजनेस क्यों चलाया जाता है? मतलब बिजनेस रन कराया जाता है कि जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस चलाने के बाद, उससे किसको बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट उसी फैमिली का है। तो इसलिए इस फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब इस टाइप ऑफ बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली ही चलाती है, तो एक दूसरे को पता है कि ये जो है हमारे बेनिफिट के लिए, जितना हम अच्छा मेहनत करेंगे अपने बिजनेस में, जितना हम एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब उतना ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब आइए देखते हैं टू कंडीशंस क्या होती हैं कि ये हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट करे। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। मतलब अकेला बंदा ये फैमिली बिजनेस नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि ये नाम ही है फैमिली बिजनेस, तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तभी ये बिजनेस एग्जिस्ट करेगा।
और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब उनका कोई अपनी पुश्तैनी जायदाद जमीन कुछ होना चाहिए। ये दो कंडीशंस जरूरी हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे पहला फीचर क्या है? फॉर्मेशन। ये फॉर्म कैसे होता है? ये बेटा कोई अग्रीमेंट नहीं करते, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती थी ना, वहां सब अग्रीमेंट करते थे, तो यहाँ कोई अग्रीमेंट नहीं फॉर्म होता है। ये इसको कौन देखता है? इट इज ऑपरेटेड बाय लॉ। कौन सा लॉ? इट इज ऑपरेटेड बाय द हिंदू लॉ। ठीक है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो अभी हमने बात की थी एग्जिस्टेंस की, कि ये एग्जिस्ट कैसे करेगी या फॉर्म कैसे होगा, कि 2 मिनिमम फैमिली मेंबर्स चाहिए और हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए। और मेंबरशिप कैसी होती है? मेंबरशिप अराइजेस बाय बर्थ। मेंबरशिप यहाँ पे माइनर मेंबर्स भी मेंबर कहलाते हैं उस फैमिली बिजनेस के। क्यों? क्योंकि जैसे उनकी बर्थ होती है वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि ये अब हमारे फैमिली बिजनेस का हिस्सेदार है। So no formal contract is needed. It is governed by the Hindu law. चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज मेंबरशिप बाय बर्थ। अब जैसे कि आप सबको अभी तक पता चल गया है कि इनकी मेंबरशिप कैसे होती है। जैसे कोई न्यू मेंबर की बर्थ होती है इस फैमिली में, उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि ये हमारे अब बिजनेस का मेंबर है, मतलब वो एक नया को पार्टनर आ गया है। In HUF, a person becomes a member automatically by birth in the family. There is no need to enter into any agreement. इन लोग के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमने पार्टनरशिप में देखते थे ना कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होते थे और फिर एग्रीमेंट में पूरी डिटेल्स लिखी जाती थी। इन लोग में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता है। इनको खाली गवर्न करता है। कौन गवर्न करता है? हिंदू लॉ गवर्न करता है। और इनके बीच में आपस में कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेंबरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली है। जब भी कोई नए मेंबर की बर्थ होगी तो वो मेंबरशिप ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगी। दिस मेक्स HUF डिफरेंट फॉर पार्टनरशिप वेयर मेंबर इज वॉलंटरी। चलिए अब कंट्रोल किसके हाथ में होता है? यहाँ पे बेटा कंट्रोल खाली एक बंदे के हाथ में होता है, दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम बोलते हैं कर्ता ऑफ द फैमिली। The joint Hindu family business is managed and controlled by the senior most member of the family who is called Karta. जो भी सबसे बड़ा मेंबर होगा एज में, मतलब कि एल्डेस्ट मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा हमारी उस फैमिली का, वही उसी का सारा कंट्रोल होगा बिजनेस पर। मतलब कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, बिजनेस के लिए क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, वो सारा कुछ ये सब कौन करेगा? ये सब कर्ता करेगा। ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। अब किसी बाहर वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना है ना, वो भी सिर्फ कर्ता के पास ही ये राइट है। मतलब को पार्टनर्स के पास कोई राइट नहीं होती है। को पार्टनर्स आर बाउंड कि वो जो भी डिसीजन कर्ता ले रहा है उसके लिए वो बाउंड है कि उन्हें वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। He only takes all the decision of the business. Other members, यहाँ पे other members किसकी बात कर रहे हैं हम? Other members की मतलब कि को पार्टनर्स की बात कर रहे हैं हम, कि जो other members हैं यानी कि को पार्टनर्स हैं, have no right to take decision in the management of the joint Hindu family business. उनके कोई right नहीं होती कि वो कोई भी decision making कर सके। आइए अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। केस में लाइबिलिटी कैसी होती है? इसमें बेटा बाकी सारे बंदे मतलब कि जो को पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, जितना कि उनका शेयर है वो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और जो करता है, जो कि सारे डिसीजन लेता है, जो कि सारे मैनेजमेंट करता है, जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, उसकी लाइबिलिटी खाली अनलिमिटेड होती है। बाकी सबकी क्या होती है? लिमिटेड होती है। सपोज कि अगर बिजनेस का कुछ नुकसान हो गया है तो ये जो करता है, कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके वो रीपे करना पड़ेगा। तो लेकिन जो को पार्टनर्स हैं उनका कितना नुकसान होगा? खाली जितना कि उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में, उतना ही खाली उनका नुकसान होगा। लेकिन अगर वो डेट्स नहीं पे कर पाया तो कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स सेल करके भी वो डेट्स चुकाने पड़ेंगे। The liability of all members except Karta is limited to the extent of the shares in the co-partners property of the business. However, Karta has the unlimited liability, that is
सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कर्ता की प्रॉपर्टी जा सकती है डेट्स को रीपे करने में, पर बाकी को पार्टनर्स की नहीं जाएगी। को पार्टनर्स का जितना शेयर है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में खाली उतना शेयर उनका ले लिया जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कंटिन्यूटी की। क्या ये बिजनेस कंटिन्यू रह पाता है, चलता रहता है कि नहीं? दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ मेंबर्स। जैसे कि हमने लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस में किया था कि पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, कि जब डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब इन सब केसेस में वो सब डिसॉल्व हो जाती थी। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो कर्ता बन जाता है। This form of business is not affected by the death of members. In the case of death of karta, the next eldest male person in the family becomes the karta, leaving the business stable. मतलब जो next eldest male member है उसको राइट मिल जाती है अब पूरा बिजनेस संभालने की। वो सारे डिसीजंस लेगा, वो सारे मैनेजमेंट्स करेगा, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा। वो अब मतलब कह लो कि वो वही अब कर्ता बन जाएगा। However, the business can be terminated with the mutual consent of the members. अगर आप चाहते हो कि हमने बिजनेस करना ही नहीं है, मतलब ये फैमिली की पूरी कंसेंट है, मतलब कि फैमिली ही चाहती है कि अब हमने बिजनेस नहीं करना है, तब अगर सबकी मर्जी से ये बिजनेस बंद हो सकता है, तब इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। चलिए आप देखते हैं मेरिट्स क्या हैं HUF के। फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। इसमें क्या है? In an HUF, the entire control of business is in the hands of Karta, that is the head of the family. Only one person, Karta, takes all major decisions. देखो यहाँ पे क्या है, खाली एक पर्सन ने सारे डिसीजंस लेने हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था, उसके क्या एडवांटेजेस थे कि कंट्रोल पूरा एक पर्सन पे था। वही एडवांटेज सेम इसमें भी आप बताओगे कि यहाँ पे जो भी है कंट्रोल पूरा का पूरा कर्ता के हैंड्स में है। सारी मैनेजमेंट उसने करनी है, सारी डिसीजन मेकिंग उसने करनी है। तो कर्ता को क्या है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि जो डिसीजंस लेने हैं उसने, वो किसी के भरोसे नहीं बैठता। मतलब डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होते हैं डिसीजंस। अगर उसने कोई क्विक डिसीजन लेना है तो वो अपने अकॉर्डिंग फटाफट से ले सकता है। नो कंफ्यूजन और आर्ग्यूमेंट्स अमंग मेंबर्स। क्यों आर्ग्यूमेंट्स और क्या कहते हैं कंफ्यूजन या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो खाली करता नहीं करनी है, सारा कुछ तो उसके हैंड्स में, राइट और किसी को है ही नहीं है। तो फिर आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते इस टाइप के बिजनेस में। डिसीजंस आर टेकन क्विकली, नो नीड टू कंसल्ट एनीवन, सो बिजनेस रन इन अ डिसिप्लिन्ड एंड स्मूथ मैनर। बिजनेस बहुत आराम से चलता है। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, कर्ता कैन एक्ट इंस्टेंटली इन चेंजिंग सिचुएशंस। मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो सब कुछ तो कर्ता के हाथ में है ना। कर्ता जब चाहे डिसीजन ले सकता है, जब चाहे वो अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। मतलब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में, अगर वो चाहता है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, तो फटाफट से वो डिसीजन लेके वो इंप्लीमेंट कर सकता है अपने बिजनेस में। जैसे कि इफ मार्केट कंडीशन सडनली चेंज, मार्केट में कोई चेंज आ गया, सपोज इन्फ्लेशन आ गया या कुछ भी आ गया, तो क्या होगा, कर्ता कैन इमीडिएटली डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइसेस और चेंज सप्लायर्स विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम ऑल द फैमिली मेंबर्स। ये कर्ता के हाथ में है कि उसको क्या डिसीजन लेना है, वो क्विकली डिसीजन ले लेता है। कुछ भी चेंजेस आते हैं वो उसको फटाफट से अडेप्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस में, विदाउट द अप्रूवल या विदाउट वेटिंग फॉर द अदर मेंबर्स। उसको दूसरों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में है। तो ये एक तरह से मेरिट है कि जो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है इस टाइप के बिजनेस में। नेक्स्ट, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, जो कि हमने अभी फीचर्स में भी पढ़ा था, सेम वही पॉइंट है। द बिजनेस डज नॉट स्टॉप इवन द कर्ता डाइज। बिजनेस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो। बिजनेस क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है। बिजनेस कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बिकम द न्यू कर्ता।
जब एक मेंबर जो कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का वो कर्ता बन जाता है, वो सारे डिसीजंस लेता है, वो सारा बिजनेस मैनेज करता है। नो नीड टू डिसॉल्व और रीस्टार्ट द बिजनेस। जैसे बाकी केस में क्या था, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी तो फिर अगर बाकी पार्टनर्स को कंटिन्यू करना होता था तो वो दोबारा अग्रीमेंट करके तब पार्टनरशिप कंटिन्यू करते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, आपको कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ना कि जरूरत है कि आप वो बिजनेस को डिसॉल्व करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो, मतलब कि वो वाला बिजनेस बंद करो देन दूसरा स्टार्ट करो। इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस केस में बिजनेस ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है। बिजनेस रिमेन्स स्टेबल एंड अनइंटरप्टेड। कस्टमर्स एंड सप्लायर्स कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप। जो कस्टमर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, मतलब उनका रिलेशन बना रहता है, टूटता नहीं है रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो बंद ही नहीं होता है। नो लीगल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लोजर लाइक इन सम अदर फॉर्म्स। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं क्लोजर की, जैसे कि बाकी सब में होती हैं कि पहले आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी पार्टनरशिप और फिर न्यू एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द फादर, जो कि पहले करता थे, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, अब उनका जो एल्डेस्ट सन होगा, मतलब सपोज उनके 3-4 बेटे हैं, तो उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, न्यू करता एंड कंटिन्यूज द बिजनेस स्मूथली। वो ऑटोमेटिकली नया कर्ता बन जाएगा और बिजनेस स्मूथली रन करेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, मतलब कि खाली इसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इन HUF all members except the कर्ता have the limited liability. Members risk is limited to the share in family property. Family property मतलब जो भी ancestral property है इनकी। Members risk क्या रहता है, जो members, जो बाकी मतलब members मतलब जो co-partners हैं उनका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ जितनी भी उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में। देयर पर्सनल एसेट्स आर सेफ। इसीलिए ये एज अ एडवांटेज है इस HUF में कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स नहीं सेल होते हैं, खाली कर्ता हैज दी अनलिमिटेड लायबिलिटी और उसी की पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे बिजनेस डेट्स। खाली एक पर्सन जो है कर्ता, उसी के पर्सनल एसेट्स सेल होंगे अगर बिजनेस के डेट्स को रीपे करना है तो। मेंबर्स फील सिक्योर बिकॉज रिस्क इज लिमिटेड। यहां पे क्या है, मेंबर्स की सिक्योरिटी है, वो लोग सिक्योर फील करते हैं। क्यों? ताकि क्योंकि उनका जो है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल होगी, उनका जो शेयर रहेगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में खाली उतना ही लिया जाएगा उनसे। एट द सेम टाइम कर्ताज अनलिमिटेड लायबिलिटी इंक्रीजेस ट्रस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स का है भरोसा कर्ता की जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब ये क्रेडिटर्स का भरोसा जीत लेता है। जैसे कि यही देखते हैं, इफ द बिजनेस इनकर्स अ लॉस ऑफ 10 लाख, अगर 10 लाख का नुकसान हो गया तो मेंबर्स विल लूज ओनली देयर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। अगर मेंबर्स का जितना शेयर है वो उतना ही शेयर उनसे लिया जाएगा। इफ दैट इज नॉट एनफ, अगर वो पूरा नहीं होता है, अगर पूरा 10 लाख का नहीं है, सपोज वो 8 लाख का है, तो 2 लाख जो बचेगा वो कौन पे करेगा, कर्ता पे करेगा अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर। चलिए आगे है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन मतलब कि जो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, जो को पार्टनर्स है, मतलब वो एक फैमिली बिजनेस है तो एक दूसरे के लिए उनका लॉयल रहते हैं, एक दूसरे पे उनका भरोसा रहता है, मतलब वो उसी डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, हमारा पूरी फैमिली का इसमें फायदा है। Since the business is run by family members, everyone feel emotionally connected and works together. Members share blood relation, not just professional relations. यहाँ पे क्या होता है, उन सबके बीच में एक ब्लड रिलेशन होता है, मतलब कि खून का रिश्ता। मतलब या तो फादर सन होगा या सन और दादाजी का भी हो सकता है और ग्रैंडसन का हो सकता है। मतलब ये सारे जो है क्या है, ब्लड रिलेशंस है, एक दूसरे का उनका रिलेशन जो है वो खून का रिश्ता होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, वो लोग इजिली एक दूसरे पे
ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो भी वो काम करते हैं, जिस मोटिवेशन के साथ वो काम करते हैं, वो जितने एफर्ट्स लगाते हैं, उनको पता है कि ग्रोथ किसको मिलेगी, हमारी पूरी फैमिली बिजनेस को ही मिलेगी. There is trust and understanding among them. Everyone knows that the success of business is equal to benefit of the whole family. कि हम जितनी जो भी सक्सेस अचीव करेंगे बिजनेस में, उसका किसका फायदा है, उसमें हमारी पूरी फैमिली का फायदा है. मेंबर्स वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी. जो मेंबर्स वहां जो काम करते हैं वो पूरा अपने फुल डेडिकेशन से और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं. मतलब ये नहीं कि हाँ वो चीट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है उसमें. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका घर का बिजनेस ही नुकसान में जाएगा. लेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कंपेयर टू आउटसाइडर्स. इसमें सब अपने ही बंदे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम होते हैं. बेटर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन होता है इन लोग में. द मोस्ट एफर्ट मेंबर्स पुट इन, द मोर प्रॉफिट फैमिली अर्न्स. जितना ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे उतना ज्यादा सबका फायदा होगा, कि सब प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आएगा उनके खुद के फैमिली बिजनेस में. दिस क्रिएट स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू वर्क हार्डर. मतलब ये उनको मोटिवेट करता है कि और ज्यादा एफर्ट से और अच्छे से हमें काम करना है. एग्जाम्पल देखो, इफ प्रॉफिट इंक्रीज ऑल फैमिली मेंबर्स बेनिफिट टुगेदर. कि अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं तो सबका फायदा होता है. ऐसा नहीं कि खाली कर्ता का फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे क्या है, अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो किसका फायदा है? पूरे फैमिली का फायदा हो जाता है. सो दे नेचुरली ट्राई टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट्स. इसीलिए वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा के काम करते हैं. चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या होती हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की. सबसे पहला डीमेरिट क्या है इसमें? लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कि लिमिटेड कैपिटल होती है. मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं या जो करता है वो सिर्फ उनके पास क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है ना, कि उतना ही वो इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में. मतलब कि इसमें बिजनेस में एक्सपेंशन में और बिजनेस की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है. मतलब इतना बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक बिजनेस एक्सपैंड या ग्रो नहीं कर पाता. एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही ग्रो कर पाएगा. क्यों? क्योंकि कैपिटल इसमें लिमिटेड रहती है. HUF business does not have much money to invest. It mainly depends on ancestral property. Property getting divided as family grows. जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी उस प्रॉपर्टी में बंदों का भी, जो मेंबर्स और आते जाएंगे उनका शेयर भी बढ़ता जाएगा. जैसे सपोज पहले दादाजी और उनका बेटा ने फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, पहले दो के बीच में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दो की थी. अब बेटे की शादी हो गई, उसके आगे बच्चे हो गए, तो उसके क्या हुआ, अब उसी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए. सपोज 2 बच्चे हो गए तो उसी प्रॉपर्टी के हिस्से कितने हो गए? 4 हो गए. सपोज वो भी बड़े हो रहे हैं, अब उनकी भी आगे फैमिली बढ़ रही है, तो मतलब प्रॉपर्टी उनकी एक है, उसका क्या होता जाता है, फर्दर हिस्से होते जाते हैं. 1 है 2 है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा उनके पास पुश्तैनी जायदाद है, कितनी है. मतलब वो फर्दर डिवाइड होते जाते हैं जितने आगे मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाती है. मेंबर्स यूजुअली डोंट ब्रिंग एक्स्ट्रा फंड्स. ये अपने फंड्स नहीं लेके आते हैं. डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस, शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर ग्रोथ. मतलब अपने पर्सनल कुछ वो नहीं लगाते हैं, अपना पर्सनल मनी नहीं लगाते हैं, अपने पर्सनल सेविंग नहीं लगाते हैं इस बिजनेस में. मतलब जो बिजनेस चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जा रहा है, उसी को ये लोग आगे कैरी ऑन करते रहते हैं. इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि बिजनेस को और एक्सपैंड करना. क्यों? क्योंकि फंड की शॉर्टेज हो जाती है ग्रोथ के लिए. चलिए नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. देखो बाकी सबकी तो लिमिटेड है, वो हमने मेरिट में कर लिया कि हाँ उन लोग की लिमिटेड है, तो वो क्या हो गया, फायदा हो गया उन लोग के लिए. लेकिन कर्ता की जो लायबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है ना, तो उसके लिए क्या है, ये डीमेरिट है. इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ करता. ये आप एग्जाम में भी ऐसे स्पेशली मेंशन करोगे, ऐसे नहीं जैसे बाकी में हम लिखते हैं ना पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में खाली अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन इस केस में आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी, कर्ता की, तो वो डीमेरिट है. और अगर आप एडवांटेज में लिख रहे हो तो आप लिखोगे कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स या मेंबर्स. कर्ता हैज टू बेयर फुल रिस्क ऑफ द बिजनेस. सारा रिस्क जो है किसके सिर पे आ जाता है, जो रिस्क बेयर करता है वो किसके सिर पे आ जाता है, पूरा कर्ता के
पूरा जो रिस्क है वो कर्ता के सिर पे आ जाता है, कर्ता ही पूरा रिस्क बेयर करता है। इफ बिजनेस सफर लॉसेस, अगर सपोज लॉस हो गया तो क्या करेगा, कर्ता मस्ट रीपे डेट्स, even his personal property can be used, higher financial burden on कर्ता, risk is very high for him। मतलब जो कर्ता का जो रिस्क है बहुत हाई होता है, क्यों, क्योंकि उसकी पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जाते हैं डेट्स को रीपे करने के लिए, इसीलिए उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है कर्ता के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। देखो क्या है, डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय कर्ता, डिसीजन जो है वो सारे कर्ता ही लेता है, सब कुछ कर्ता ही करता है। तो बाकियों को क्या करना पड़ता है, बाकियों को उसकी बात माननी पड़ती है, मन हो चाहे ना मन हो, कर्ता सही हो गलत हो, लेकिन उसको वो बाकियों को वो क्या है, वो बात उसके डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर मेंबर्स में नॉट एग्री विद हिज डिसीजंस, मतलब अदर मेंबर्स जो हैं अगर वो डिसएग्री करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होंगे। क्यों, क्योंकि जो कर्ता कहेगा होना तो वही है, क्योंकि सारी जो राइट है वो कर्ता के ही हैंड्स में है। और अगर वो डिसएग्री करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे फैमिली में, लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। दे डोंट हैव टू से मच इन द मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट में कुछ कहने का हक है ही नहीं है, ना डिसीजन ले सकते हैं ना मैनेजमेंट, ये सब की राइट जो है किसके हैंड्स में है, कर्ता के हैंड्स में। तो ये इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे फैमिली में इवन ब्रेक फैमिली यूनिटी, जो एक यूनिटी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं वो भी टूट सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट डीमेरिट की ओर। लास्ट डीमेरिट क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है सब कुछ हैंडल करने के लिए, पूरा बिजनेस मैनेज करने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो हर बार वो डिसीजन ले, हर बार जो वो मैनेजमेंट की जो जैसे बिजनेस मैनेज कर रहा है वो करे, हर बार वो सही हो या वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। यही हमने सोल प्रोप्राइटर में भी डीमेरिट देखी थी कि लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें भी यही है कि लिमिटेड मैनेजरल स्किल मतलब कि एक पर्सन हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, हर एक डिपार्टमेंट मैनेज नहीं कर सकता है। कर्ता में नॉट बी गुड एट एवरीथिंग, हर चीज में वो गुड नहीं हो सकता है। वन पर्सन हैंडल्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, यहाँ पे एक कर्ता ही होता है जो सारा बिजनेस हैंडल करता है, सारा मैनेजमेंट करता है, सारा डिसीजन मेकिंग करता है। ही में लैक एक्सपर्टीज इन सम एरियाज, पुअर डिसीजन मेकिंग कैन लीड टू लॉसेज एंड लो प्रॉफिट्स। अब डिसीजन मेकिंग वगैरह सारा तो कर्ता के हैंड्स में, अगर वो कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो उससे क्या होता है, पूरे फैमिली बिजनेस का नुकसान होता है या उनको प्रॉफिट्स कम मिलते हैं। मतलब एक गलत डिसीजन कर्ता की वजह से पूरी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है। और जरूरी नहीं है कि कर्ता जो डिसीजन ले रहा है क्योंकि एक पर्सन हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बिजनेस संभालने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको देखनी है प्रोडक्शन भी कहां से हो रही है, सेल्स देखना है आपको, एडवर्टीजमेंट्स करने हैं प्रोडक्ट से, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक पर्सन हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए जो करता है उसके डिसीजन कई बार रॉन्ग हो सकते हैं। इसकी वजह से पूरी फैमिली को लॉस या लो प्रॉफिट के लिए सफर करना पड़ सकता है। इसी से बेटा कंप्लीट होता है हमारा आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, वंस आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर बाकी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सबसे लेंदीएस्ट चैप्टर है आपका, इसमें अभी थोड़ी क्लासेस और लगेंगी तो फिर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक दूसरा टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। तब तक आप बाकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गाइस एंड बाय बाय टू ऑल।